आकाशवाणी हमेशा विकास, संचार, खासकर कृषि के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और हरित क्रांति का पथ प्रदर्शक रहा है। भारत सरकार की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के संबंध में नए नवाचारों, ज्ञान, कौशल, विकास और तकनीकों के बारे में कृषक समुदाय को शिक्षित करना है। इसी उद्देश्य के साथ आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर द्वारा 7 से 9 फरवरी तक गाराचरमा स्थित केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सम्मेलन सभागार में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से किसानवाणी और दूरदर्शन के लिए प्रभाव आकलन और क्षमता विकास पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर प्रशासन के कृषि सचिव डॉक्टर सतेंद्र सिंह दुर्सावत मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की निदेशक अभियांत्रिकी ए चित्रा ने मुख्य भूमि से आए गणमान्य प्रतिनिधियों को गुलदस्ता प्रदान कर उनका अभिनंदन किया। साथ ही आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर और दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की उप महानिदेशक एम वासुकी ने इन गणमान्य व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर की कार्यक्रम निष्पादक ललिता तिग्गा ने कार्यक्रम का संचालन किया। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर और दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस तरह की कार्यशाला मिनिस्ट्री ने यहाँ पर आयोजित की और हमें ये सम्मान दिया। इससे यकीनन यहाँ के जो किसान साथी हैं और हमारे जो कार्यक्रम निर्माता हैं काफ़ी उन्हें प्रोत्साहित मिलेगी और वे इस कार्यक्रम में और आगे बढ़ेंगे और काफ़ी अच्छा कुछ करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर तथा दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की कार्यक्रम प्रमुख मीना प्रकाश ने उपस्थिति का स्वागत किया। सदैव से ही हरित क्रांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का लक्ष्य कृषक समुदाय को ज्ञान, कौशल विकास एवं वैज्ञानिक तकनीक से अवगत कराना है। आकाशवाणी महानिदेशालय के कृषि एवं गृह एकांश तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित 7 से 9 फरवरी तक चलने वाले इम्पैक्ट असेसमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यशाला में सभी महानुभावों का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले श्री सत्येंद्र सिंह दुर्सावत IAS, कृषि सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन, जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारे हैं, उनका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। एवं साउथ ईस्टर्न क्षेत्र से इस कार्यशाला में भाग लेने आए सभी प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स आकाशवाणी एवं दूरदर्शन का हम तहे दिल से इस वर्कशॉप में, कार्यशाला में स्वागत अभिनंदन करते हैं। ये अत्यंत गर्व और गौरव की बात है कि इस बार ये कार्यशाला यहाँ पर यानी पोर्ट ब्लेयर में आयोजित हो रही है। उम्मीद है सभी लोग इसका लाभ उठाएंगे। कार्यशाला में केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर ने बताया कि यह कार्यशाला सभी वैज्ञानिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। Choosing this venue because this is for the impact analysis and assessment regarding farmers programs particularly, with which is our heart. Since it is for eastern and south, that area, I think almost Andhra Pradesh, Tamil Nadu some part, Odisha, West Bengal, including Andaman Nicobar Islands, which come in eastern and southern part. I want to just impress upon that the coastal and island area is the most vulnerable area for particularly all climate changes. And what affect first is the farming ecology. So when we take our technologies, we have to always keep in mind these factors. Cyclones start from Andaman, they go and hit eastern coast. Any change, sea level increase is there by temperature. First, what will be affected is our islands. So from that angle, we have to develop all the technologies. We develop technologies, try to take it to the farmers, marginal farmers, progressive farmers. But to take it to them, it is not only by physically, the work
of taking extension is mostly done by nowadays by media, and there stands the role of Doordarshan and Akashvani. We are very closely associated with Doordarshan Akashvani. Regularly our scientists and technical staff and KVK, all those go attend their programs, give live in program. Even last year there was a program with Doordarshan in the same campus, same hall. So we'll be very happy to understand when you will please complete this, after completion of this workshop, whatever outcome is there. We'll be happy to receive that impact, because based on that we can reorganize our programs also. This event is very important for my team, ICR Carey and all scientists. So I again thank Doordarshan. कार्यशाला के मुख्य अतिथि कृषि सचिव डॉक्टर सतेंद्र सिंह दुर्सावत ने कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कार्यशाला से लाभ उठाने का आग्रह किया। कार्यक्रम के बारे में अभी बताया जा रहा था कि एक 3 दिन की वर्कशॉप है, जिसमें आकाशवाणी की सहायता से, प्रसार भारती की सहायता से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, फ्लेक्सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उनको अधिक से अधिक और सटीक तरीके से किस प्रकार से हम किसानों तक पहुंचा सकें, उनकी जानकारी को कैसे बढ़ा सकें, तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज ये प्रसार भारती के द्वारा और भारत सरकार के सहयोग से ये वर्कशॉप यहाँ की जा रही है। इसमें आप, जैसा कि आप सभी लोग इसके पार्ट हैं, बिकॉज जो हैंड होल्डिंग होगी या जो कार्यक्रम को डिलीवर किया जाएगा या जो इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट की जाएगी फार्मर्स तक, वो आपके ही द्वारा होनी है। तो जो भी स्कीम्स या जो भी सूचनाएं भारत सरकार से किसानों तक पहुंचनी है, उसके लिए आप एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया हैं। ये कार्यभार जो है आपको दिया गया है, इसकी पूरी जिम्मेदारी, इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो INC का है वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो इसको देखते हुए, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ आए हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कार्यशाला को अधिक से अधिक और सही तरीके से समझने का प्रयास करें, ताकि जब आप वापस पुनः अपने स्थानों पर जाएं तो आपको इसमें स्पष्टता रहे कि हमें एक्चुअली क्या करना है। किसान वाणी कार्यक्रम जो आप चलाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा उसके अंदर योगदान है। तो मैं इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए और इस कार्य को यहाँ इस वर्कशॉप के रूप में अंडमान में कराने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, प्रसार भारती को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से कर पाएंगे और आगे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट्स वो किसानों को पहुँचा पाएंगे, जिससे उनको अधिक से अधिक इस योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। इस दौरान DDG पॉलिसी महानिदेशक आकाशवाणी दीपक जोशी ने बताया कि मांग के अनुसार उत्पादन में बढ़ावा हुआ है। उन्होंने कृषि उत्पादों और कृषि के विकास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने पर बल दिया। मानव का विकास होता गया, उसकी सोच की शक्ति विकसित होती गई और उसे अपनी ज़रूरतों के बारे में पता चलता गया। उसने अपने आप ही अपने अनुभवों के बेसिस पर डिफरेंट टाइप की एग्रीकल्चरल स्कीम्स अपने लिए, आज के दिन में हम उसके स्कीम्स वर्ड्स कह सकते हैं, लेकिन उस समय उनके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे, उससे अपना पेट भरने के लिए अनाज, फल या इवन जो और सोर्सेज हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, फूड्स को इकट्ठा करना और उसकी पैदावार को बढ़ाने की कोशिश तब से मानव लगा हुआ है। बढ़ते 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 हम लोग इस स्टेज में पहुँचे कि जब आबादियाँ बढ़ने लगी और हम लोगों को लगा कि अब बढ़ती हुई आबादी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और उनके स्वाद के हिसाब से डिफरेंट टाइप और उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट काइंड की क्रॉप्स, फल, सब्जियां जो हैं वो डेवलप करें और साथ में सेल्फ रिलायंट बने। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था अपने यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, और उस ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट रहा था वो सब हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उस पर ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है एट प्रेजेंट। उसी ग्रीन रिवॉल्यूशन का इफ़ेक्ट था कि हम लोग करीब करीब अपने खाने की वस्तुओं को अपने भारत देश के लिए विकसित करने में इस लेवल तक आए कि अब मैक्सिमम हम लोग उत्पादन जो है अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी जनसंख्या की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। तो जब हम विकसित भारत को बना के वर्ल्ड के सारे विकसित देशों की श्रेणी में लाने की बात करते हैं, तो चौतरफा विकास के साथ कृषि के फील्ड में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के फील्ड में विकास हमें डेवलप कंट्री के रूप में लाना है और साथ में और सब कंट्रीज़ के जो एस्पिरेशंस हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट पूरी करने में खरे उतरने की कोशिश करनी है।
तो जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, कन्वेंशनल जो टेक्निक्स हैं हम लोगों की चल रही हैं, उस पे तो हमारे सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स काम कर ही रहे हैं, रिफाइनमेंट होता रहता है और हम लोग तरक्की करते जा रहे हैं। लेकिन अब जो हमें एक स्पेसिफिक एजेंडा के रूप में, एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में, जब अगर हमें अपने आप को हासिल पहुंचाना है और एग्रीकल्चर फील्ड में भी हम लोगों को अपना झंडा फहराना है, तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें हैं, ऐसी टॉपिक्स हैं जिसे मुझे लगता है कि कन्वेंशनल ब्रॉडकास्टिंग के साथ साथ अब हमें उन चीज़ों को भी एड्रेस करने की ज़रूरत होगी, तभी शायद हम लोग रियल टर्म में एक डेवलप्ड कंट्री एटलीस्ट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर तो सबसे आगे ले जा सकते हैं अपने कंट्री को। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को लगता है कि अभी आजकल सबसे पहले हम लोग पूरा स्ट्रेस दिया जा रहा है प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी और सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स की तरफ से भी कि यंगस्टर्स को हर फील्ड में आगे लाएं और स्टार्टअप्स के रूप में वो लोग कुछ ऐसा काम करें जिससे बिल्कुल ही मतलब हम लोग जो है बड़ी अच्छी स्पीड से आगे बढ़ें, नई टेक्नोलॉजीज़, नई टेक्निक्स से डेवलप करें अपनी चीज़ों को, और जो भी उत्पादन हो रहा है उसका उत्पादन भी बढ़ाएं और साथ में उसकी गुणवत्ता को भी बढ़ाएं। जिस तरीके से अभी हमने देखा कि पिछले 1 साल में और पिछले कुछ समय में मिलेट के पर प्रधानमंत्री जी का स्ट्रेस रहा था, और अब आप लोगों ने सब देखा होगा कि पूरी दुनिया जान रही है कि मिलेट की क्या इम्पोर्टेंस है और मिलेट का जो उत्पादन है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और उसके कंजम्पशन को भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो उसी लाइन पे मेरा ये मानना है कि जो अभी तक था कि एक किसान था, किसान का जो बेटा था वो ही बाय वर्च्यू ऑफ कि वो आगे उस चीज़ को बढ़ाता था, खेती करता था, और कई बार उसे लगता था कि शायद नहीं उसको रिटर्न्स वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये एग्जांपल्स तो हमारे पास अब बहुत आ गए हैं कि कृषि क्षेत्र में किसानों के बच्चे भी पढ़ लिख के मतलब अच्छे अच्छे जो उच्च हमारे सरकारी माध्यम के एग्ज़ाम्स हैं उनको क्लियर करके ब्यूरोक्रेसी में सीनियर लेवल के ऑफिसर्स बन रहे हैं। तो वो दौर भी हमने देख लिया और वो भी हमने क्लियर कर लिया है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ज़रूरत है कि उन्हीं किसान के जो हमारे जो युवा हैं, यूथ्स हैं, उनमें वो अट्रैक्शन कृषि का बनाए रखने के लिए और एक टोटली न्यू पैराडिम में एक नए डायमेंशन की खेती और एग्रीकल्चर को ले जाएं, जिसमें कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्निक्स और लेटेस्ट जो इंथुजियाज़म है और जो लेटेस्ट सपोर्ट मिल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको लेके एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि जो हमारे वो किसान के जो यूथ्स हैं वो बड़े इंथुजियाज़म के साथ उस फील्ड को चूज़ करें आगे बढ़ाने के लिए, और वो हम लोगों के लिए एक नेक्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन होगा। और वही ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुली हम लोगों को इन द लीग ऑफ डेवलप्ड कंट्री इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्ट्स और उसमें स्थापित करेगा। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं बेसिकली कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्रमोट करते ही हैं, लेकिन शायद फ्रॉम मीडिया ऑल्सो एंड फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो हम लोगों को एग्रेसिवली उस चीज़ को बढ़ाना है कि यूथ्स को उसमें इन्वॉल्व करें और उन यूथ के उस टैलेंट को, उनके नए आइडियाज़ को उन इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू प्रमोट करें और फिर ईज़िली उसको ट्रांसफ़र किया जाए। जो हमारे एग्जिस्टिंग किसान भाई लोग हैं उनको उस समझाया जाए कि अब ये जो नई चीज़ें हैं उससे कितना फ़र्क होगा, किस तरीके से उनका उत्पादन बढ़ेगा और किस तरीके से उनकी जो कमाई है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उनकी जो रेवेन्यू जनरेशन है वो भी बढ़ेगा, जिससे डायरेक्ट फ़ायदा जो होगा वो हमारे देश को होगा विकसित भारत बनने में। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे लगता है फील करने की नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स की। इंडिविजुअल नेटवर्क में तो इंडिविजुअल लेवल पे तो नेटवर्किंग चल रही है, मतलब आजकल चूँकि इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन अभी भी मैंने ये देखा है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं जनरल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जैसे मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं कि एक लिंक्डइन करके है प्लेटफॉर्म जिसमें सारे लोग नौकरियां ढूंढ रहे होते हैं, प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मेरे ख्याल से हम लोग एक उस टाइप का एक्टिव एग्रीकल्चर
नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू जो है मतलब यंगस्टर्स जो है इस फील्ड में आना चाहते हैं वो लोग उसके थ्रू अपने इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करें डायरेक्टली प्रोफेशनल लेवल पे। और जितने भी हमारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे कंट्रीज़ के फ्लैगशिप स्कीम्स के और जो नामचीन हैं जो पूरा रिसर्च वर्क कर रहे हैं इस पे, वो फैसिलिटेट करें इस आइडिया को कि उन लोगों को ज्वाइन किया करें उसमें और उनके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन उनको भी दें, वो लोग अपने आप को डेवलप करें और साथ में फिर वही हमारे किसान भाइयों तक इजी फॉर्म में, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हाँ हमारे किसान भाई अपने काम में तो बहुत स्किल्ड है, अपने हुनर के माहिर है, लेकिन कई बार ये जब नई तकनीक्स जो डेवलप होती हैं उसको समझाने के लिए तो वो एक ब्रिज का काम भी वही यंगस्टर्स करें कि नई टेक्नोलॉजी को डेवलप भी करें और साथ में बड़ी सरल भाव में, सरल भाषा में, सरल तरीके से प्रैक्टिकल करके अपने इन सब जो हमारे जो किसान हैं जो एक्टिवली हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं उनको समझाएं, उनको सिखाएं कि किस तरीके से अब ये सब चीज़ें जो हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगी, हेल्प करेंगी। फाइनेंशियल सपोर्ट तो कई तरह से हो ही रहा है, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट भी अगर उसको थोड़ा सा और हम एक्स्ट्रा स्ट्रेस दें तो वो भी ये होगा कि हाँ पर्टिकुलरली ये फाइनेंशियल सपोर्ट की जब मैं बात करता हूँ तो ये उसके लिए नहीं है, प्रोड्यूस करने के लिए नहीं है किसानों के लिए हमारे, लेकिन इसी टाइप के स्टार्टअप्स के लिए, इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट करने के लिए, यूथ्स को इनकरेज कराने के लिए, करने के लिए कि वो नौकरियां ना ढूंढें, उसके बदले अगर उन लोगों को जब फाइनेंस मिलते हैं तो उसके हेल्प से वो इस टाइप के स्टार्टअप स्टार्ट करें तो वो अपने आप को प्रॉफिटेबल भी बनाएंगे, उनके लिए एक रोज़गार अपने लिए जनरेट होगा, वो भारत को विकसित भारत बनाने में बहुत एक्टिव रोल अदा करेंगे और फाइनली तो हमारे किसानों को फ़ायदा होगा और हमारे देश को फ़ायदा होगा उस तरीके से। इन्हीं के साथ आजकल जैसे हर फील्ड में ये टर्मिनोलॉजी हम लोग भी करते हैं, डेटा एंड एनालिटिक सपोर्ट। अब जैसे क्या है कि वेदर डिपार्टमेंट तो अब हमारा इतना एडवांस हो गया है, आई एम रियली हैप्पी कि हमें इतना तक पता चल जाता है कि सुबह बारिश आएगी या नहीं आएगी, किस दिन का क्या टेम्परेचर होगा, क्योंकि इतना डेटा उन लोगों के पास है। तो ये डेटा एनालिटिक्स जो है ये अगर एग्रीकल्चर के फील्ड में भी उस लेवल तक ले जाएं और वो गवर्नमेंट के अपने लिमिटेशंस होते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, तो उस फील्ड में भी मैंने देखा है कि आजकल के यंगस्टर्स इवन अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज करने के बाद वो एनालिटिक्स में MBA कर रहे हैं, एनालिटिक्स में MS कर रहे हैं, लेकिन वो डेटा जो है वो अभी भी सिर्फ वो यूज़ कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। उनमें वो अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है यूथ में कि उतना ही आई बिलीव, मैंने जब बताया कि प्रीमिटिव स्टेज से हम लोग खेती कर रहे हैं और एग्रीकल्चर है हमारा, तो प्रोबेबली जो डेटा हमारे पास है इट इज़ मच मोर इनॉर्मस इन कंपेरिजन ऑफ द डेटा विच माइट बी अवेलेबल इन द बिजनेस डोमेन। वो शायद वेदर डिपार्टमेंट के साथ मैच करे और इनफैक्ट उसमें मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा कि हो सकता है वो डेटा वेदर डिपार्टमेंट के पास जो है उससे भी कहीं बहुत ज़्यादा है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ज़रूरत है सिर्फ उस डेटा को कंपाइल करने की, प्रॉपर फॉर्मेट में नॉलेज मैनेजमेंट उसका करने की, और फिर उस डेटा के बेसिस पर मॉडल्स बना के अपने किसान, मतलब जैसे कि कई बार ये होता है कि वेदर वाले तो बता देते हैं कि इस तरह से वेगरीज है और इस हिसाब से इस जगह पर कब सूखा हो सकता है, कब ज़्यादा बारिश होगी, कब ज़्यादा साइक्लोन इफेक्ट होगा, ये तरीके से। लेकिन उसी से कोरिलेट करते हुए मॉडल्स के जब पास्ट में उस टाइप की सिचुएशंस क्रिएट हुई होंगी, कई बार हमने देखा है कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जिसके बाद उस पर्टिकुलर लैंड में, उस पर्टिकुलर एरिया में एग्रीकल्चर पैटर्न ही चेंज हो जाता है और नई फसलें शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अगर हर किसी के पास नहीं है तो जिस जगह पर पहली बार वो सेटबैक होता है वो तो घबरा जाता है कि नहीं अब मेरी ज़मीन भी ख़राब हो गई, मेरी फसलें भी ख़त्म हो गई और शायद मैं अब बर्बाद हो चुका हूँ, इन फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो पुराने डेटा के बेसिस पर जो मॉडल्स डेवलप, अगर ये इस टाइप के जो डेटा एनालिटिक्स सेंटर्स जो होंगे पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, अगर वो डेवलप होंगे तो वो हेल्प करेंगे हमारे फार्मर्स को, और साथ में जब ये बड़े स्केल में होगा तो बिजनेस हाउसेस भी इस डेटा को लेकर बिग वे में जो है कंबाइंड फार्मिंग के रूप में, फार्मर्स की हेल्प के रूप में इसको रोप इन करके और आगे डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है शायद जिसमें हमें अपने फोकस की ज़रूरत है, डेवलप करने की ज़रूरत है। चूँकि हम लोग सभी मीडिया के लोग हैं यहाँ पर, तो हम लोगों ने तो सबने सुन रखा है वर्ड हैकाथन।
अब हैकाथन बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल के थ्रू किया जाता है, लेकिन वो किस में हो रहा है अभी भी? इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स, इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन शायद ज़रूरत है अब इस बात की भी, और मेरे चूँकि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से भी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के थ्रू हमें ये हैकाथन्स जो हैं फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी, फॉर द एग्रीकल्चर कम्युनिटी और फॉर द यूथ्स पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर के फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए अगर हम इस टाइप की कंपटीशन करेंगे कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने के या कोई वेरिएशन लाने के, तो ये इनकरेज भी करेगा और वो एक कम्युनिटी फॉर्म करेगा उन यंगस्टर्स को, यूथ को, जिनके पास ज़्यादा एडवांस नॉलेज है, जिसको अपना रिलेट करेंगे इस नॉलेज के साथ में और मोटिवेट होकर ज़्यादा काम करेंगे। और तभी हो सकता है, और जब ये सब डेवलपमेंट होते हुए हमारे किसान भाई लोग देखेंगे तो अपने आप ही फिर वो अपने बच्चों को, अपने आने वाली जनरेशन्स को, जो अभी तो जस्ट ये होता है ना कि एक बैटन पास करते हैं कि भाई ठीक है मैं किसान हूँ तो मेरा बेटा भी किसान करे, और अगर वो सजग है तो बोलता है नहीं मैं खेती नहीं करूँगा, मैं तो शहर में जाके बसूँगा, मैं बिजनेस करूँगा, ये करूँगा। तो अगर उनमें वो अवेयरनेस आए और इस टाइप की चीज़ें, ये प्लेटफॉर्म जो होंगे, इसके थ्रू उन्हें मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, जो मेरा एक पुश्तैनी जो इस कारोबार चला रहा है, जो काम चल रहा है, ये अब प्रिमिटिव वे में था, तो अब इसको मैं बिल्कुल एडवांस लेवल पे अच्छे नॉलेज के साथ अच्छे प्लेटफॉर्म में रिफ्लेक्ट करूँ। तो ये भी एक बहुत बढ़िया जरिया बनेगा हम लोगों के लिए टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री, और हमारे कंट्री को पुश करने में इनटू द लीग ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। मुझे कोई ताजुब नहीं है, मतलब यही सब चीज़ें हैं, और सब विकसित देश हैं यूएसएसआर और वीएसए, जो अपनी उनके यहाँ की जो क्रॉप्स हैं, प्रोबेबली हम लोग किसी भी क्रॉप में अभी भी फर्स्ट नंबर पे नहीं है, किसी पे हम सेकंड में हैं, किसी पे थर्ड पे हैं, किसी पे फोर्थ पे हैं। तो ज़रूरत है कि अब हम लोगों का टारगेट ये रहे कि जो हमारे निश एरियाज़ हैं, जो हम निश क्रॉप्स क्रिएट कर सकते हैं, एंड थैंकफुली प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल नरेंद्र मोदी की इनिशिएटिव से जो ये मिलेट वाला डेवलप मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, ये मूवमेंट को हम सस्टेन करें, और पूरे वर्ल्ड ओवर में एटलीस्ट ये एक फील्ड है जिसमें हम अपना फ्लैगशिप कर सकते हैं कि हम पूरी दुनिया भर में मिलेट जो होगा यहाँ से देंगे, और जो जिन जिन जगहों से ये मिलेट डेवलप होता है, जो किसानों ने सोचा भी नहीं था, उनका अपने आप ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उनका जो ग्रोथ होगी वो ज़्यादा तेज होगी। कुछ और फील्ड्स हैं थोड़े वेग से लगेंगे हमें, जैसे ये है फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एग्रीकल्चर रोबोटिक्स। तो अगर रोबोटिक्स को अगर हम कीप असाइड भी करें कि ठीक है हमारे पास जो है चूँकि मैन पावर काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग अपनी मैन पावर को ही स्किलफुली अच्छे तरीके से उसमें यूटिलाइज़ करें, लेकिन फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। अब आपने देखा होगा कि टैली सॉफ्टवेयर का नाम सब लोगों ने सुना होगा। जब टैली सॉफ्टवेयर आया था तब कोई भी छोटा छोटा दुकानदार जो है वो सिर्फ अपने लेखा हाथ से लिखा करता था, और आज आप किसी भी अच्छे स्टोर में जाइए या थोड़ा सा डेवलप्ड अगर कोई शॉपकीपर है तो अपना पूरा अकाउंट जो है पूरा वो टैली के थ्रू रखता है, अपने फ्यूचर के एस्पिरेशंस को भी वो टैली के थ्रू ही करता है कि ठीक है कि अगर इस साल मुझे इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, अर्निंग हुई है, और अगले साल मैं अपना टारगेट रखूं कि मैं 20% प्रॉफिट और करना चाहता हूं, तो 20% प्रॉफिट के लिए मुझे किस किस एरिया में फोकस करना चाहिए और किस किस रूप में अपने में बिजनेस को, अपने शॉप्स को, अपने उसको बढ़ाऊँ। तो ये फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है, ये अगर डेवलप करने में हम लोग इनिशिएटिव लें और अपने जो ये यंगस्टर्स हैं वो लोग इसको डेवलप करें, तो क्या होगा कि ये फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कीपिंग इनटू द वैगरीज ऑफ द क्लाइमेट, कंसिडरिंग द हेल्थ ऑफ द सॉइल, जो सॉइल का आजकल हम लोग कार्ड बनवाने लग गए हैं, तो इन सारे पैरामीटर्स को लेकर फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये प्रेडिक्ट करने में पॉसिबल होगा कि भाई क्या उसी लैंड से अगर उसी फार्मर को अपना उत्पादन अगर, और साथ में उस साल में, और क्या हमारे क्लाइमेटिक प्रेडिक्शन रहने वाले हैं उस पर्टिकुलर ईयर में, इस मॉडल के बेसिस पर अगर ये फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अगर सॉल्यूशन जनरेट करने लग जाए और हमारे ये एक्सपर्ट्स उस सॉफ्टवेयर के बेसिस पर अगर हमारे किसानों को हेल्प करें तो बहुत सहूलियत हो जाएगी किसानों को एंटीसिपेटरी स्टेप्स लेने में, कि नहीं इस साल शायद लगता है कि क्लाइमेट इस तरीके का होगा तो मैं अपनी फसल को रोटेट करके इस रूप में आ जाऊं। तो ये सारा नॉलेज हम लोगों के पास है, लेकिन उसको चूँकि इफ़ेक्टिवली हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उसके बावजूद भी ये होता है कि जो हमारे अच्छे स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र हुआ और इन सब जगहों पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सैड न्यूज़ सुनने को मिलती है रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रिगार्डिंग द फार्मर्स,
वो भी वहीं से सुनने को मिलती है, क्योंकि प्रोबेबली उन फार्मर्स को हम पहले आगाह नहीं कर पाते हैं कि शायद इस वर्ष इस खेती से फ़ायदा इसमें ज़्यादा हो सकता है, और अगर ये खेती करी क्लाइमेटिक कंडीशन जो ये होंगी तो शायद ये इतना फेवरेबल ना ले। वो किसान जो है लोन ले लेता है, उसे पता नहीं होता है, वो पर्टिकुलर जिस खेती को वो कर रहा होता है उसी खेती को फिर से इन्वेस्ट करता है, और जो हमारे पास प्रेडिक्शन जनरल होते हैं उसके बेसिस पर शायद अगर सीज़न जब फेवरेबल नहीं रहता है उसके लिए तो उसकी क्रॉप फेल हो जाती है। तो ये सब जो डेवलपमेंट्स हैं, अगर इन डेवलपमेंट्स को और इस रूप में अगर हम ले जाएं तो प्रोबेबली इट विल हेल्प द फार्मर्स मोर। उपस्थिति को संबोधित करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर विस्तार आयुक्त डॉक्टर YR मीना ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा अच्छे कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न संस्थानों की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। हम लोग बहुत अच्छे प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट करते हैं, लेकिन एक विशेष बात ये होनी चाहिए आज के संदर्भ में, क्योंकि हमारे विश्व का सबसे बड़ा एक रिसर्च नेटवर्क है भारत में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लगभग 150 के आसपास इंस्टीट्यूट हैं, छोटे बड़े। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की भी एक लंबी फेहरिस्त है, करीब 75 से 80 के लगभग हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, देश भर में फैले हुए हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं, उनकी संख्या भी करीब 750 के आसपास है आज की तारीख में। तो ये सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो रिसर्च नेटवर्क है या कृषि विज्ञान केंद्र जो विस्तार का कार्यक्रम करते हैं, ये सब आपके लिए एक फीड देने वाले, इनपुट देने वाले या नॉलेज बैंक इनको कह सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही होगी कि इन इंस्टीट्यूशंस के साथ आप अपना क्लोज रिलेशन रखें, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि निरंतर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जैसे मेडिकल है या दूसरे सेक्टर हैं, सब में अनुसंधान चलता रहता है। आज जो बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छे सीड और प्लांटिंग मटेरियल हैं, वो आने वाले कल में हो सकता है उससे और कोई बेहतर आ जाए। तो निरंतरता और हमारे कार्यक्रमों में सुधार तभी होगा जब हम इन सभी जो हमारे लैंड डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, यानी सभी सेक्टर्स के आप संपर्क में रहेंगे, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर विषय पर कार्यक्रम नहीं करते। किसान भाइयों की सेवा में, चाहे वो मछली पालन करता हो, चाहे वो बागवानी करता हो या पशुपालन करता हो, सभी को आप कैटर करते हैं, सभी के लिए कार्यक्रम बनाते हैं। और बेहतर और इफ़ेक्टिव कार्यक्रम आप तभी बना सकते हैं जब इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपका बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन हो। आप जो नॉलेज या जो टेक्नोलॉजी जिसमें एडवांसमेंट आ रहा है, उसके जब तक आप उसकी जानकारी नहीं होगी तो उसको किसानों तक बेहतर तरीके से, सही समय पर, सही तरीके से उसको नहीं ले जा पाएंगे। कई बार होता है हम बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर टाइमलीनेस नहीं हो, मान लो 2 दिन भी डिले हो गया, हम नेचुरल कैलेमिटीज़ की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, बहुत एडवांसमेंट हुआ है कंट्री में, अभी इतनी सटीक इन्फॉर्मेशन आपको हफ्ते और या 4-5 दिन पहले मिल जाती है। तो इमीडिएट हमारी प्रायोरिटी वो हो जाती है कि सभी कार्यक्रमों को छोड़ के हम उसको ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट करें और अपने जो एंड यूजर्स हैं, फार्मर्स, उन तक उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं। ये हो सकता है कि वो 100% उसको अपनी फसल को बचा ना पाएँ, लेकिन काफ़ी हद तक वो अपना नुकसान होने से कई मामलों में बचाव कर सकते हैं। कई बार फसल हार्वेस्ट करके आपके खेतों में पड़ी हुई है, उसको एकत्रित करके कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन अगर हम किसानों को पहुंचा पाते हैं तो एक बहुत बड़ी सेवा होती है और उसका इतना बड़ा असर पड़ता है कि किसान काफ़ी हद तक नुकसान होने से बच जाता है। योजनाओं की अगर हम बात करें तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ढेर सारी योजनाएं हैं। जितनी भी योजनाएं हैं किसानों के हित के लिए हैं और उनको भी सही समय पर सही जानकारी देना। जैसे आप फसल बीमा की हम बात करते हैं, फसल बीमा में एक तो ये हो गया कि फसल को नष्ट होने से बचाने के लिए समयबद्ध तरीके से हम उनको प्रोग्राम टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट करके और सावधान करें किसानों को। दूसरा ये है कि फसल बीमा, मान लो कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही, तो उसके लिए भी उनको तैयार होना है। तो फसल बीमा योजना जो है उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसान
उसका लाभ लें और जो नुकसान होता है उसकी भरपाई उनको उससे हो सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप सब लोग जानकार हैं, हमेशा प्रोग्राम टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट आप करते ही हैं, लेकिन इन चीज़ों पर फोकस करें। और ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो किसान भाइयों को उनका लाभ लेना चाहिए, जैसे हाईटेक हॉर्टिकल्चर की हम बात करते हैं। वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में निरंतर, चाहे वो हम फसल उगाने की बात करें, कई लोग सोचते हैं कि अब फसल बोनी है तो जो बीज मिल रहा है उसको हम लगा के और फसल बो सकते हैं, ये तो हम सदियों से कर रहे हैं, ये तो हमारा परंपरागत व्यवसाय है। लेकिन उसमें भी कई तरह की टेक्नोलॉजी, अच्छे बीज और ये सब सुधार के कार्यक्रम आते हैं, तो उनकी जानकारी हम दें तो कम से कम क्षेत्रफल से, कम रिसोर्सेज से वो अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकें। तो ये हमारे प्रोग्रामों में होना चाहिए कि किसी भी विषय को ऐसे नहीं लें सस्ते में कि इसमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं, किसान सब जानते ही हैं। लेकिन जो भी नई चीज़ हो, छोटी चीज़ भी कई बार काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। तो सभी सेक्टर में हम किसान भाइयों की उस तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अच्छे बीज, अच्छा प्लांटिंग मटेरियल और कम से कम संसाधनों को यूज करें। अनावश्यक रूप से जैसे फर्टिलाइज़र है, केमिकल्स हैं, कई किसान कंपटीशन में यूज करते हैं। तो पड़ोस वाले ने खेत में एक बोरा डाला तो वो थोड़ा बढ़ के डाल देगा, तो उससे फ़ायदा नहीं होता। सॉइल हेल्थ कार्ड की हम बात करते हैं, मिट्टी की जांच इसीलिए करवाते हैं कि मिट्टी की जांच करा के जो सॉइल हेल्थ कार्ड आपको मिल रहा है उसके बेस पर आप को उसमें, तो इससे क्या होगा कि किसानों को एक तो अनावश्यक रूप से उनका खर्चा नहीं होगा, उनकी जो मिट्टी का स्वास्थ्य है, जो उत्पादन मिलना है उतना उत्पादन उनको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब आप खुद को भी जागरूक रहना है और किसानों को भी हमें समय समय पर जागरूक करना है। तो इसके लिए मैंने यही बताया आपको कि कृषि अनुसंधान के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कृषि विज्ञान केंद्र आज हैं और हमारे केवीकेज हैं, इसके अलावा राज्य सरकारों के जो विभाग हैं, जो भारत सरकार की जितनी भी योजना संचालित होती हैं ज़्यादातर राज्यों के जो कृषि, बागवानी, पशुपालन विभाग हैं उनके माध्यम से होती हैं। तो उनके संपर्क में भी आवश्यक रूप से रहें। कभी कोई विशेष अभियान चलाना होता है तो हम निश्चित तौर पर ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन को दिल्ली जो हेडक्वार्टर है डीजी ऑफिस में, प्रसार भारती में, वहाँ रिक्वेस्ट करते हैं कोई अभियान अगर विशेष चलना है तो आपको इमीडिएट हमारे सजवान साहब हैं या हमारे डीडी किसान में नम्रता मैडम हैं, ये सब लोग आपको इमीडिएट कम्युनिकेट करते हैं। तो उसके लिए वो कोई समयबद्ध तरीके से थोड़े टाइम के लिए होता है, उसके बाद में दूसरी प्रायोरिटीज होती हैं तो कोई दूसरा मैसेज आता है। तो उन मैसेजों के प्रति भी आप सावधान रह के उसको और बढ़ावा दें। एमएसपी आपने सभी ने सुनी रखा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार सभी फसलों का करीब करीब जब बुवाई का टाइम होता है उससे 1-2 महीने पहले घोषित करते हैं। उसकी जानकारी किसानों को हो तो वो अपनी समझ से जिसमें उनको अच्छा मुनाफा होगा उस फसल को लगा सकते हैं। तो उसकी भी जानकारी के लिए हम कई बार आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा जैसे हमारी पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, उसमें तो कोई नुकसान का मतलब ही नहीं है। जो किसान पात्र हैं और जो उसके मेंबर बन गए उनको सीधे जेब में पैसा आ रहा है, ये समझिए। लेकिन अभी भी बहुत से किसान ऐसे हैं जो उसके पात्र हैं, उनकी एलिजिबिलिटी बनती है लेकिन उनको लाभ नहीं मिल रहा, वो वंचित हैं। तो ऐसे लोगों को किस तरीके से उन योजनाओं से जोड़ा जाए जिससे उनका वो लाभ ले सकें, और उस योजना को सफल बनाने का यही है कि तंत्र के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ पहुंचाया जाए। इसी तरीके से फसल बीमा की मैं बात कर रहा था। आजकल छोटे किसान भी बहुत हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है या लैंडलेस जो खेती या उससे संबंधित व्यवसाय में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी आप जैसे मशरूम की खेती है, बी कीपिंग है या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जिसमें आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं। आपने सुना होगा कई बार हमारे जो बागवानी के उत्पाद हैं, डेयरी के, बल्क में प्रोडक्शन होता है, मार्केट में डिमांड नहीं होती तो उनका कीमत काफ़ी डाउन चली जाती है। ऐसी स्थिति में हमारी जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, इसके अलावा छोटे किसान या लैंडलेस लोग जो हैं वो करना चाहें तो वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में जैम, जेली, अचार, चटनी, मुरब्बा कुछ भी बना के
मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो छोटे से स्तर से चालू किया ये काम पोस्ट हार्वेस्ट वाला, जिसमें उन्होंने अचार बनाना चालू किया, जैम जेली, वो आज मतलब 15-15, 20-20 करोड़ के मालिक हैं। बहुत पढ़े भी नहीं हैं, लेकिन उनकी मेहनत और उनको कई सौ अवार्ड, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, लोगों को मिले हैं। तो आप अपना ट्रेनिंग वगैरह लेके, कृषि विज्ञान केंद्र भी ट्रेनिंग देता है, हमारा नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है कैरी, यहाँ से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो जिस क्षेत्र में जो चीज़ें बहुतायत में हैं उनको आप जब सस्ते हों उत्पाद खरीद के और वैल्यू एडिशन करके, प्रोसेसिंग करके उनको मार्केट में बेचें तो कई गुना, किसान को उतना पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जो वैल्यू एडिशन करेंगे, चाहे वो किसान हो, गृहणियाँ हों, उनको बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो इसमें बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमारे पास हैं। समय समय पर हम आकाशवाणी और डीडी किसान इसके माध्यम से टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट करवाते हैं, जिससे दूसरे किसान भाई भी मोटिवेट हों। तो ऐसी सफलता की कहानियाँ भी आप चला सकते हैं, जिससे जो किसान जो सफ़र कर रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, जो चिंताग्रस्त हैं, वो भी अपना कोई व्यवसाय चला सकें और उनका लाभ ले सकें। तो कहने का मतलब यही है। और ये जो हमने वर्कशॉप रखी है, इस तरीके की कई सारी वर्कशॉप पूरे देश में पहले भी हम सालों से करते आए हैं। इसका सीधे सीधे मतलब ये होता है कि हम आप लोगों से भी आपकी समस्याएं, आपको फील्ड में क्या दिक्कत आती हैं, आप किस तरीके से अपने प्रोग्राम टेलीकास्ट कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, वो सब आप अपने प्रेजेंटेशनों में, आपसे जो फीडबैक मिलेगा उसमें हम लोग किस तरीके से और मेहनत करके या क्या मदद आपकी कर सकते हैं जिससे उनमें सुधार हो। तो उसी के लिए आपसे, इससे हमें भी लाभ होता है और आपको भी। हम आपसे अपनी बात कहेंगे, आप अपनी समस्याएं या किस तरीके से आप प्रभावी रूप से कार्यक्रम चला रहे हैं उसकी जानकारी देंगे, तो निश्चित तौर पर हमें भी पता लगता है कि एंड में जो हमारे टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टर हैं वो किस तरीके से किसान भाइयों को सूचना दे रहे हैं और कैसे देश के किसानों की सेवा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप खुद जितनी भी कृषि की योजना है और पशुपालन, बागवानी, मत्स्य की, इन सब की उनकी जानकारी रखें। आजकल तो ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और किसानों को टोल फ्री नंबर भी हमारे कई हैं मंत्रालय के, जैसे किसान कॉल सेंटर है 1800-180-1551 टोल फ्री नंबर है। सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक उस पर फैसिलिटी अवेलेबल होती है एडवाइस लेने की। और कोई भी किसान कहीं से भी करे, देश की 22 प्रमुख भाषाओं में ये सुविधा उपलब्ध है, कोई फीस नहीं है। साल के 365 दिन सुविधा अवेलेबल है, होली दिवाली में भी ये चलते हैं। तो घर बैठे किसान को कोई शंका हो, कोई समस्या हो, विशेषज्ञ से संपर्क अगर नहीं हो रहा है तो फार्म टेली एडवाइजर हमारे, वो भी BSc MSc एग्रीकल्चर में होते हैं और आपकी अपनी भाषा में, लोकल भाषा में वो जानकारी देते हैं जिससे किसान उसको आसानी से समझ सकें। और वो वर्बली बताने के बाद में टेक्स्ट मैसेज भी भेजते हैं किसान को कि वो उनसे कोई भूल ना हो, कोई गलत स्टेप वो नहीं लें। तो ये बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं, इन सब की जानकारी आप लोगों को ज़रूर होनी चाहिए। ऐसे ही फार्म टेली एडवाइजरी देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान के जो संस्थान हैं उनमें भी बहुत जगह टोल फ्री लाइन है, एटिक सेंटर हैं, कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र, ये सभी इंस्टीट्यूट अपना बनाते हैं। वो भी किसानों का हमेशा स्वागत करते हैं अगर वो कोई भी एडवाइस लेने आते हैं। उनकी जो टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है उससे संबंधित कोई प्लांटिंग मटेरियल या कोई ज्ञान लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर वो उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि वो भी सब किसानों की सेवा में हैं। रिसर्च एक अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली हम रिसर्च किसके लिए करवा रहे हैं? किसानों के लिए। कितनी ही बेहतर टेक्नोलॉजी आ जाए, अगर किसान के खेत तक हम उसको सही समय पर प्रभावी रूप से नहीं पहुंचा पाएँ तो वो यूजलेस है। क्योंकि हमें जो देश का प्रोडक्शन बढ़ाने में जो अचीव करेंगे वो तो हम किसानों के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो संस्थानों से, जैसे मैंने कहा, चाहे वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हों, देश के कृषि विश्वविद्यालय हों, कृषि विज्ञान केंद्र हों या कृषि से जुड़े और प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूट हों, उनसे आप संपर्क में रहें और निरंतर रूप से जो गाइडलाइंस या एडवाइजरीज आती हैं आकाशवाणी, दूरदर्शन से, प्रसार भारती से, उन पर तुरंत एक्शन लें और इनको रिपोर्ट भी भेजते रहें। क्योंकि हम बार बार कोई भी कम्युनिकेशन देते हैं उसकी रिपोर्ट मांगते हैं। फिर केंद्र के लेवल पर मीटिंग होती है, उसमें सारे सीनियर ऑफिसर्स, मंत्री जी भी कई बार मीटिंग लेते हैं। भारत सरकार की कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के संयुक्त निदेशक मास मीडिया डॉक्टर संजीव कुमार इंगले ने
तूर दाल अभियान के लिए कार्यक्रमों के प्रसारण का उपस्थिति से आग्रह किया। जिस प्रकार की सूचना किसानों तक पहुंचाने का जो जरिया है, जो मीडिया है, मीडिया में आज आप देखते हो कि विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां चल रही है वो मीडिया के माध्यम से लोगों तक आसानी से पहुंचती है। परंतु केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उसकी जो जानकारी है, उसकी इन्फॉर्मेशन देने का जो दायित्व दिया जाता है वो सरकारी मीडिया पर दिया जाता है और उस इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ऑथेंटिक माना जाता है। जब तक कोई भी न्यूज़ दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो पर आधिकारिक तौर पर डिक्लेयर नहीं की जाती, उसका इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन आने के बाद उसका अगर किसी के साथ तालमेल करना है तो ये जो जरिया है मीडिया, जो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो का है, उसको सपोर्ट करता है, उसको एंडोर्स करता है। तो इसका मतलब ये है कि हमको बहुत ही सहज तरीके से और बहुत ही अकाउंटेबिलिटी के साथ हर उस योजना की जानकारी उस हमारे एंड यूज़र के पास पहुंचाना है जो सही मात्रा में इम्पैक्टफुल है, ऑथेंटिकेट है और किसान के और बाकी स्टेक होल्डर के हित में है। जैसा कि मैं अभी दो चीज़ आपके सामने बताने वाला हूँ। एक कि आज आप सभी देख रहे हो कि हाल ही में हमारी पूरे भारतवर्ष में G20 का बहुत बड़ा आयोजन हुआ है, जिसके चलते हमारे भारत की पूरी संस्कृति, हमारे भारत के पूरे विश्व के सामने जो अलग अलग क्षेत्रों में जो हमने प्रयास करके जो उच्चांक लिए हैं, उसका पूरा शोकेस किया गया है, जिसमें कृषि का एक बहुत बड़ा अहम रोल उसमें बताया गया है। और कृषि के चलते हमारी जो गतिविधियाँ है और विकसित भारत के चलते जो सपोर्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमी में मिला है, और कोविड में भी इसमें सभी ने कोविड के पीरियड में भी इसकी सभी ने हर एक आदमी के बोलचाल की भाषा में यही आया कि कोविड के पीरियड में अगर कोई रुका नहीं है तो सिर्फ किसानी नहीं रुकी है, एग्रीकल्चर की एक्टिविटी रुकी नहीं। तो हर चीज़ के पीछे एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस एग्रीकल्चर की सारी गतिविधियों को अगर हमारे को समेट कर एक बुलंदी में अगर रखना है तो हम इस मीडिया के माध्यम से ही जन सामान्य तक रख सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2 साल पहले माननीय मंत्री महोदय के उपस्थिति में कृषि मंत्रालय में डीडी किसान स्टूडियो का हमने आयोजन किया है, और उसमें हम लगातार जो नई गतिविधियां हैं, जो नए पॉलिसी के कुछ पहलू है या कुछ नए इनिशिएटिव्स है, उस नए इनिशिएटिव्स की सारी जानकारी हम हर दिन हर हफ्ते रिकॉर्ड करके दिल्ली के जो ये प्रसार भारती के जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं, नम्रता मैडम बैठी है, साजवान जी बैठे हैं, गुप्ता सर भी यहाँ ही बैठे हैं, उनके पास हम उस सारी चीज़ की जानकारी देते हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन किसानों के हित में है, उनके लिए आवश्यक है, उसकी तुरंत जो इम्प्लीमेंटेशन होने की जो नीति है वो किस प्रकार से है, वो सारा आधिकारिक तौर पर उसका रिकॉर्डिंग करके हम आपके हेड ऑफिस में भेजते हैं और वो फिर आपके पास उसका डिसेमिनेशन करते हैं। तो हमारी गुजारिश आपसे यही है कि उस चीज़ को बहुत सही तरीके से सीरियस मोड में ले करके अपने अपने भाषा में अपने अपने जगह पर उसको प्रसारित करें, ताकि वो सही इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन किसानों तक पहुँचे। कृषि विभाग है उनको पता चलते हैं, या कृषि विभाग या हमारे मंत्रालय ने जो भी हमारी उनके लिए स्कीम्स निकाली हैं वो उनके तक जा सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान चैनल में प्रोग्राम बनते रहे हैं, और ये प्रोग्राम्स करीब हम जो कि कृषि से रिलेटेड हैं वो करीब 15 प्रोग्राम हम बना रहे हैं, और जिसमें से कि मेनली जो है सबको पता ही है कृषि दर्शन जो हमारे पूरे भारतवर्ष में चलता है, और हेलो किसान, चौपाल चर्चा
और जैसा कि अभी बताया गया था, जोशी जी ने कहा था कि जैसे वेदर के बारे में बताया जाता है। उप महानिदेशक मनोज गुप्ता ने कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं ऐसा चाहता हूं कि जो डिस्कशन इस वर्कशॉप के दौरान 3 दिन हो वो काफ़ी फ्रूटफुल रहे और हमारे जो प्रोग्राम का हम जो प्रोडक्शन करते हैं वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इफ़ेक्टिव और रिलीवेंट बनाने की कोशिश करें, अपने प्रेजेंटेशंस के प्रोग्राम को काफ़ी इम्पैक्टफुल बनाएं। तो लास्टली आई थैंक्स टू ऑल फॉर दिस सक्सेस ऑफ द वर्कशॉप। हैव अ ग्रेट डे। कार्यशाला के दूसरे दिन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर विस्तार आयुक्त डॉक्टर YR मीणा ने तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम के निर्मातागण एवं अन्य प्रतिनिधियों ने सिप्पीघाट के कृषि विज्ञान केंद्र तथा कृषि विभाग के जैविक प्रक्षेत्र फार्म का दौरा किया। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र तथा क्यारी के वैज्ञानिकों ने इन प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इसके बाद प्रतिनिधि गण इन विभागों के परिसर के भीतर उगाए गए फसलों का निरीक्षण, चुनी गई द्वीप समूह की महिला कृषक के चिल्लम्मा के खेत का दौरा किया और उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें शुभकामनाएं दी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। साथ ही उनके जैविक नारियल बागवानी की नई पद्धति के बारे में जानकारी भी ली। जैसे अभी हम यहाँ पर आए फार्म पे, तो निश्चित तौर पर उसी तरीके की ये कहानी है। केंद्र की योजनाओं का हमारे जो कृषि के संस्थान हैं, चाहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो, ये प्रेरित करते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे मदद लेकर के कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ करके दूसरे किसानों के सामने एक अच्छा बेहतरीन उदाहरण ये प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उसमें हमारे प्रगतिशील और जो अवार्डी किसान हैं, कोई सा ही राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड हो, राज्य स्तर के पुरस्कार हो, वो इसीलिए दिए जाते हैं कि दूसरे किसानों को भी प्रेरणा मिले और वो भी कोशिश करें बेहतर करने की। हमारे यहाँ 97 स्टेशंस हैं आकाशवाणी नेटवर्क पे, जिसके थ्रू हम लोग ये स्पेशली किसान वाणी प्रोग्राम करते हैं। और जैसे भी मिनिस्ट्री के जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, मिनिस्ट्री के जो भी नए आइडियाज़ होते हैं, वो रेडियो एक बड़ा सशक्त माध्यम है किसानों तक पहुंचने का। तो रेडियो जो है वो बड़ा आसान वे में किसानों को, जब वो खेत में काम कर रहे हैं या घरों में भी हैं, तो उन लोगों को क्या नया डेवलपमेंट है, क्या नई चीज़ें हैं, क्या नई स्किल्स हैं, उसके बारे में ज्ञान देना, ये हमारे आकाशवाणी के जो किसान वाणी चैनल हैं उसके थ्रू हम लोग करवाते हैं। प्रभाव आकलन और क्षमता विकास पर आयोजित कार्यशाला के तीसरे और अंतिम दिन डीडी किसान चैनल की कार्यक्रम निष्पादक डॉक्टर नम्रता सिंह ने डीडी केंद्रों की प्रतिभागिता के प्रदर्शन का मूल्यांकन तथा बेहतर क्षमता विकास पर प्रकाश डाला। We are also soon going to have a workshop in Delhi of all the 18 kendras regarding production and making production more interesting. As suggested by our HOP, we are soon going to have a workshop of all the 18 kendras in Delhi so that you can have a feel how DD Kisan is working. और बागवानी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर PK सिंह ने देश में दालों की, विशेषकर तूर दाल की आवश्यकता को बढ़ाने पर बल दिया। If you think about this area and production in India, so you can see around 31 million hectare area under pulse production in India nowadays. But we produce around 25% of total world production in India, but we are a very big consumer also. And you can see our production is around 20 million tons per per year. So you can see the health benefits of pigeon pea. It is rich in folic acid. Folic acid, we know it is very useful for our heart. It keeps our heart healthy. And protein also, everybody know how it is important for our body. इस दौरान प्रगतिशील किसान तथा उद्यमियों को कार्यशाला के प्रतिनिधि गणों द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर इन प्रगतिशील किसानों ने अपने अपने अनुभवों को उपस्थिति के साथ साझा किया। हम छोटा से किसान है, 55 से किसान है, हम छोटा से नहीं है, छोटा उम्र से किसान है।
छोटा उम्र से किसान है, इसलिए हम क्या क्या करना करके अपना माइंड में क्या क्या आता है वो जो करते रहता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा अपना के लिए कितना मतलब परिवार चलाने के लिए थोड़ा मोटा सब्जी उब्जी वगैरह काट के हम लोग को गाय पाला बकरी पाला, इसलिए पालते मेरा परिवार चलाया। हम कचरा हटाएगा नहीं, कचरा सारा पेड़ का साइड साइड में डाल के पूरा अच्छा बारिश टाइम में पूरा नमी मिलता, बारिश टाइम में पूरा कचरा को चढ़ जाता, धूप काल में नमी मिलता, इसलिए पूरा अच्छे से ग्रोथ हो गया। हम क्या करा ऑर्गेनिक में करना, मेरा अम्मा अप्पा कर से ऑर्गेनिक आया, मेरा पति कर से भी ऑर्गेनिक, बीच में थोड़ा से तो केमिकल आया मेरा लाइफ में, थोड़ा बीच में आया था केमिकल, थोड़ा मोड़ा काट के डाल के देखा वो मट्टी खराब हो गया और दूसरा नहीं आया, इसलिए हम क्या करना करके सोचा ऑर्गेनिक में करेगा। एग्रीकल्चर में पूरा सपोर्ट को पेड़ वगैरह पूरा दिया, पूरा काट दिया, कैरी में आके पूरा लोग को आइडिया देता, इस तरह करो इस तरह करो इस तरह करो, वो भी चुना। नाबार्ड भी आके हम सपोर्ट करता, नाबार्ड केवी के कैरी एग्रीकल्चर शॉप मिल के मेरा कितना ऊंचा लेके आ गया, इसलिए पूरा खुशी हो गया। हम बोलता सबको एग्रीकल्चर मीटिंग में जाने के लिए, कैरी मीटिंग में जाओ, हम सबको जाता। मैंने ये कहना चाहूँगी कि जब हम पढ़ाई करते हैं ना एज ए प्रोफेशन, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। मैं भी साइंटिस्ट बनना चाह रही थी, एसआरबी की 2 अटेम्प्ट की थी, फेल हो गई, नहीं हो पाया। लेकिन कोई भी ना फार्मर नहीं बनना चाहता। वो दिन हमारे देश में जब आ जाए ना कि हर इंसान ये भी सोचे, हर बच्चा ये भी सोचे कि मैं बड़ा होकर फार्मर बनूंगा, उस दिन हम सच में डेवलप कंट्री बन गए होंगे, हम डेवलपिंग नहीं रहेंगे। दूसरी एक और बात है कि फार्मर का बच्चा ही फार्मर बने ये ज़रूरी नहीं है, हर कोई फार्मर बन सकता है। फार्मर की प्रोफेशन को इस तरीके से ना देखा जाए, उनको भी उसी तरह। और थैंकफुली इस तरह की जो प्रोग्राम होती है जहाँ पे फार्मर को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा सरकार हमारे कमी को और हमारे मांगे को पूरा करने की कोशिश करे कि हम एक क्या बोलते हैं ये जो कोबरा का ये टायर होते हैं हम लोग बस्ती में मिलना चाहिए। और जैसे मैडम ने बताया कि जो क्लैंपिंग डिवाइस है वो सबसे सही ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ में। एक बार भी 2006 से लेके हम कैरी से जोड़ी है, केवी में है और फिशरीज में है। हर जगह हर प्रोग्राम में हमारा पूरा मैम बोलने का तरह सामान दिए थे, इज्जत दिए थे, उनका हर प्रोग्राम में हम लोग इन्वाइट होता था। वहाँ जाने से क्या होता, ज़रूर कुछ नहीं होता करके कभी नहीं बोलना, आउटपुट पूरा नॉलेज क्या करना से आगे बढ़ सकता, कैसा इसको फॉलो करना, सब पूरा डिटेल्स ट्रेनिंग देता था एग्रीकल्चर से और केवी से और फिशरी से। उन लोगों को जितना आइडियाज़ दिया, उन्हीं का आइडिया से आज हम कुछ छोटा बिजनेस करते थे। मैं अभी फ़िलहाल एक गाड़ी लेने के चक्कर में गया, बैंक मैनेजर को मैंने ज़मीन दे दिया, मैंने 5 एकड़ ज़मीन है, बोला सर इसका रख के क्या देंगे, आपको तो बैंक में लोन नहीं मिलेंगे, ये है। हम आने टाइम मेरा अकाउंट नंबर बोल के आया, हम बोला उसके बाद सैर हो गया, क्यों मैं पिक बिक्री करके 25 लाख रुपये उसका बैंक में। समंदर की वो हलचल, समंदर की वो हलचल, फूलों की वो रुंझुन, कहीं भंवरों की गुनगुन तो कहीं झरनों की कलकल, पुष्प से सुरभित प्रकृति के प्राण से, इंद्रधनुषी क्षितिज पर सहसा उगे नव चांद से, द्वीप अंडमान के। इसमें अंडमान निकोबार की जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है 8249 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें एग्रीकल्चर आता है 45,794 हेक्टेयर, यानी ये टोटल 5.5% के एरिया को कवर करता है। And I have an opportunity to see our All India Radio and Doordarshan rainbow colors from this workshop. कार्यक्रम के अंत में कार्यशाला के प्रतिभागियों में प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। महानिदेशक आकाशवाणी के बिहाफ में और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ एक कोऑर्डिनेट
करते हुए जो हम हर अलग अलग जोन में एक किसान वाणी और किसान की बात के लिए प्रोग्राम करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, और उस जोन के सभी प्रोड्यूसर्स जो किसान वाणी और किसान की बात का कार्यक्रम देख रहे हैं वो हमारे साथ भाग लेते हैं। और उस जोन की जितनी सारी चीज़ें हैं, फार्मिंग को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, पॉलिसी मैटर्स को लेकर के, या कवरेज को लेकर के, या माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के प्रति सब कुछ किया है, जितनी योजनाएं समर्पित की है, वो घर घर किसानों को पहुंच रही है या नहीं, इन चीज़ों को देखने के लिए हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो एक साथ फील्ड में काम करते हैं और प्रसारण के माध्यम से, टेलीकास्ट के माध्यम से घर घर उन योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि जब हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के साथ जब हम अपनी बातें करते हैं, जिसमें कि हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, मीणा साहब और इंगले साहब, ये दोनों होते हैं, और दूरदर्शन के सभी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। हम आकाशवाणी महानिदेशालय की ओर से श्री दीपक जोशी जी जो उप महानिदेशक नीति हैं और हमारे कलीग्स हैं, हम एक साथ बैठकर पॉलिसी मैटर पर बात करते हैं और जोन के बारे में, जहां जिस जोन में भी कार्यशाला होनी है वहां के फार्मर्स की क्या समस्याएं हैं, अलग अलग समय पर जितने भी पीएमओ से योजनाओं को लेकर हमारे पास प्रोमोज आते हैं, जितनी चीज़ें जो प्रसारित की जानी है, प्रचारित की जानी है, ताकि किसानों को हर योजनाओं का लाभ मिल सके, उसके लिए हम तुरंत हाथों हाथ सारे केंद्रों को मेल करना, सैटेलाइट मैसेज देना, ग्रुप में मैसेज करना, ताकि आज के आज शाम से जिस समय भी किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण होता है वो घर घर तक पहुंच सके। यही हमारा एक सबसे बड़ा कमिटमेंट होता है। आप सब लोगों को जान के ये हर्ष होगा कि हम लोगों ने 3 दिन की एक वर्कशॉप किसान वाणी और किसान दर्शन प्रोग्राम के लिए इस बार पोर्ट ब्लेयर में की थी, और जितने भी हमारे आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें इस वर्कशॉप के लिए बुलाया गया था। ये वर्कशॉप 3 दिन की हमारी बहुत ही फ्रूटफुल रही, और अब हमारे प्रोड्यूसर्स जब इससे जाएंगे, चूँकि इसमें हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स को और CAR के यहाँ के साइंटिस्ट, इन सब लोगों को भी बुलाया था, फील्ड विजिट्स भी कराई थी, और जो हमारी पद्मश्री लेडी की फार्मर हैं उनके साथ इंटरेक्शन कराया था। तो ये वर्कशॉप बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी सभी लोगों के लिए, और यहाँ से जो कुछ भी सीखा है, नई टेक्निक्स को यूज़ करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, और भी किस तरीके से अपनी फील्ड प्रोड्यूस को मार्केटिंग करना, सोशल मीडिया का बेहतर से बेहतर यूज़ करना, अपने प्रोड्यूस को स्प्रेड करने के लिए, उसके बारे में पब्लिसिटी करने के लिए, इन सब टॉपिक्स पे स्ट्रेस दिया गया था। ऑर्गेनिक फार्मिंग और पर्टिकुलरली ये जो हमारे कोस्टल ईस्टर्न पार्ट है, साउथ पार्ट है, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस पे किस तरीके से जो फार्मिंग की जा रही है उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव की जा सके, और साथ में जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जो प्राइवेट बॉडीज़ हैं, या कुछ स्टार्टअप्स जो इस फील्ड में अब आने की कोशिश करेंगे, उन सब को साथ में लेके ये जो हमारा एग्रीकल्चर टारगेट है उसको बढ़ाने की कोशिश करना, और ये कोशिश करना कि विकसित भारत के तहत हम लोग एक डेवलप्ड एग्रीकल्चर इकोनॉमी बने। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ, और इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर सजेशंस हैं, और आई एम वेरी श्योर कि इन्हीं टेकअवेज के बेसिस पर हमारे प्रोग्राम्स की क्वालिटी भी उम्दा होगी, और हमारे जितने भी कृषक फार्मर्स भाई बहन हैं वो लोगों को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फार्म एंड फार्म होम डायरेक्टर जनरल न्यू दिल्ली के दोनों के सहयोग से ये 3 दिन का वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित किया गया था अंडमान निकोबार के कैरी सेंटर में, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि किस प्रकार से मीडिया का रोल रहेगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो बेनिफिशरीज़ है उनके पास पहुंचाने के लिए किस प्रकार की गतिविधि करनी चाहिए। और अभी फ़िलहाल जो उनकी जो समस्याएं हैं दूरदर्शन की, ऑल इंडिया रेडियो की और ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट के माध्यम से क्या उनके अपने सुझाव है, इस सारी चीज़ों का यहाँ पर 3 दिन में बड़े विस्तृत तरीके से एक चर्चा के माध्यम से एक वर्कशॉप आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर्स आए थे, जहाँ हम देख रहे थे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश,
मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इस विभाग से ये लोग आकर के अपने अपने सारे सुझाव रखे और उनकी जो अपनी जहाँ पर चीज़ों की आवश्यकता है उसके बारे में भी उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से यहाँ पर अपनी बातें रखी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर न्यू दिल्ली के माध्यम से हमने ये कोशिश रखी कि उनके सारे सुझाव को लेकर के आगे किस प्रकार से उस पर बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा, इसके हम यहाँ पर चर्चा की है। और इस वर्कशॉप का उद्देश्य यह रहा कि जो प्रचार प्रसार के लिए जो आगे बढ़ाने के लिए जो गतिविधियाँ यहाँ के परिप्रेक्ष्य में जो आवश्यक है उसको प्राथमिकता दी जाएगी और प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की दिशा राज्य सरकार के गतिविधियों के साथ कैसे बढ़ा करके बेनिफिशियरी के साथ पहुंचाएंगे, ये इसका उद्देश्य है। इसी प्रकार से हर राज्य में जो केंद्र सरकार की जो योजना चलाई जा रही है तो मास मीडिया का यही उद्देश्य होता है कि जो किसान को जिस योजनाओं से लाभान्वित होना है तो वो अगर उसको सही दिशा में उनके पास पहुंचती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसका उद्देश्य इस वर्कशॉप का यही रहा कि साउथ ईस्ट रीजन का जितना भी एरिया अंडर प्रसार भारती के तहत काम चल रहा है उसको ले करके उसमें इम्प्रूवमेंट ला करके किसानों को विभिन्न योजनाओं से अवगत करा करके उनको लाभ पहुंचाए और उनके आमदनी में बढ़ोतरी करने के लिए मदद करे। सशक्त किसान बनाने के लिए जो प्रसार भारती का हमेशा जो प्रयास रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमेशा ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को कैसा इन्फॉर्मेशन के माध्यम से सारी चीज़ें अवगत कराए ताकि वो इस सारे योजना का लाभ ले सके। इस प्रकार से ये आज का ये अंतिम दिन था वर्कशॉप का और इस वर्कशॉप में सभी लोगों ने अपने सुझाव भी रखे और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से हमारे जो यहाँ पर एडिशनल कमिश्नर वायर मीना सर से उन्होंने अपने सुझाव दिए और हम समझते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम से आने वाले दिनों में इस प्रचार प्रसार के माध्यम से राज्य सरकार के सहयोग के साथ इस केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत आसानी होगी और बहुत बहुत लाभ मिलेगा। सभी को इस योजनाओं का लाभ लेने के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम बार बार होने से इसका प्रचार प्रसार भी चलेगा और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का उद्देश्य भी हम अचीव करने में कामयाब होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आ रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और कृषि क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन करने की योजनाएं हैं। कृषि को बिल्कुल आधुनिकतम बनाने के लिए उसका डिजिटाइजेशन हो, किसानों की आत्मनिर्भरता हो, दालों में, दलहन में, फसलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार की बहुत योजनाएं हैं। यहाँ पर हमारे बहुत सारे आकाशवाणी और दूरदर्शन के कृषि कार्यक्रमों के निर्माताओं ने आकर के भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधियों के सामने अपने सारे विचार रखे, अपनी प्रस्तुतियां की और हमें पूरा विश्वास है कि देश दलहन तिलहन की फसलों में उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि भारत को वर्ष 2027 तक दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, वो ज़रूर पूर्ण होगा। किसानों में समृद्धि आएगी, देश में खुशहाली आएगी और भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रोग्राम प्रोड्यूसर जो हैं, जो कृषि के कार्यक्रम बनाते हैं, उनकी 3 दिवसीय कार्यशाला हमने पोर्ट ब्लेयर में आयोजित की और ख़ासकर जो चिंतन किया गया इस बात पर था कि हम कृषि से संबंधित कार्यक्रमों को और कैसे बेहतर बनाएं और कैसे उनको प्रभावी बनाएं जिससे हमारे किसान भाई आसानी से उसको समझ सकें। और भारत सरकार का जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं उनको किस तरीके से क्रियान्वित किया जाए, किसानों तक उसको कैसे प्रभावी रूप से पहुंचाया जाए जिससे कि उन योजनाओं का किसान भाई लाभ लेकर के अपनी खेती किसानी का जो व्यवसाय है उसको और बेहतर तरीके से कर सकें और कम से कम संसाधनों से वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकें।